नमस्कार, मिथिला सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। बता दें कि अक्षय तृतीया को लेकर के कई कार्यक्रम का आयोजन पूरे देश भर में किया जा रहा है। पटना में भी जो इस्कॉन मंदिर है, जिसकी भव्यता और सुंदरता देखते बनती थी, महामहिम और मुख्यमंत्री दोनों विधिवत उसका उद्घाटन करने पहुंचे। वहां उन्होंने श्री राधा कृष्ण की आरती उतारी। आरती के साथ इसका भव्य उद्घाटन हो गया। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ उमड़े थे। यही नहीं, देश और विदेश के भी कई श्रद्धालु दर्शन करने पहुँचे। और यहाँ की भव्यता, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस तरह इसे बनाया गया है ताकि सीधा पहली ही नज़र में लोगों को आकर्षित करते। अक्षय तृतीया के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधिवत इसका उद्घाटन किया और ये कहा कि ये पूरे देश के लिए एक पर्यटक स्थल और धार्मिक स्थल होगा। हम कंकड़बाग से आए हैं। तो श्री कृष्ण जी के विषय में कुछ आज भव्य मंदिर बना है, 2 शब्द बताइए। यहाँ आने के बाद मन बहुत आनंदित है। भगवान के प्रति जो श्रद्धा लोगों में कम हो रही है, वो जागृति में की ओर बढ़ रहा है। हमारा हिंदू धर्म हिंदू की तरफ बढ़ रहा है। इससे आनंद में मन हो रहा है। मंदिर कैसा बना? बहुत अति सुंदर, जिसका वर्णन नहीं है। श्री राधे कृष्ण जी। सर, आपका सुन रहा हूँ। मेरा नाम पंकज हुआ। क्या कहना चाहेंगे पंकज बाबू? अद्भुत है, अद्भुत। इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अतुलनीय, अतुलनीय, अद्भुत। देखते रहिए न्यूज बेहिर झा के साथ इस्कॉन मंदिर पटना बुद्ध मार्ग से। आप एक कार्ड दे दीजिएगा। हम 250 भक्त बाहर गांव से आए हैं। आपका ये भव्य मंदिर देखकर बहुत खुशी हुई। एक्चुअली वृंदावन इस्कॉन है ना, उसी से भी बहुत बड़ा है। 4-5 मंजिला है ये। तो अभी प्रभु जी ने बोला कि धर्म का रक्षक करना है हमको। धर्म का रक्षक करेंगे तो देश का रक्षक होगा। तो सभी को ये मंदिर अपना मानकर सेवा करना है। हमको इस्कॉन के संस्था में 54 साल से जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 54 साल से हमारे बच्चे इस्कॉन के ग्रुप में पढ़े थे कनाडा में, हम इंग्लैंड में रहे हैं। अक्षय तृतीया के दिन एक भव्य इस्कॉन मंदिर का आज लोकार्पण, उद्घाटन जो भी कहे हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना नाम बताते हुए थोड़ा विस्तृत बताएं, महाराज में कौन कौन आए थे? हरे कृष्णा। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर इस्कॉन पटना का भव्य उद्घाटन किया जा रहा है। और आज ही के दिन गंगा जी का अवतरण इस धरती पर हुआ था। त्रेता युग का आरंभ अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। ऐसे पावन तिथि पर इस्कॉन पटना का भव्य उद्घाटन किया जा रहा है। निश्चित रूप से वैदिक संस्कृति, सनातन संस्कार का केंद्र बनेगा पूरे बिहार का। जी, कौन कौन से महाराज जी आए थे? परम पूजनीय जय प्रताप स्वामी जी महाराज, जो इस्कॉन पटना के जीवित हैं। परम पूजनीय गोपाल सिंह गोस्वामी जी महाराज, जो इस्कॉन ब्यूरो के चेयरमैन है। ये जोनिनेश भानु स्वामी जी महाराज, ये जोनिनेश लोकनाथ स्वामी जी महाराज, इस महाराज, और जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं परम देवकीनंद, पूरे इंडिया से हमारे वरिष्ठ भक्त आए हैं। और तिरुपति मंदिर से हमारे जो जीवीसी हैं देवती रमन प्रभु, वो भी यहाँ पधारे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? ब्रजेंद्र दास, नेशनल कम्युनिकेशन डायरेक्टर। आप कहाँ से पधारे हैं? मैं दिल्ली से पधारा। दिल्ली से आए? जी जी। जय श्री राधा कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आपने बिहार की राजनीति एक बार फिर चरम पर है, जहां एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल चाहती है कि किसी तरह एनडीए सरकार बिहार में गिरे और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार भी नहीं। ऐसे में जब पीके बिहार लौटे हैं, उसके बाद से राजनीति की अलग कहानी प्रारंभ हो गई है। हम बता दें कि प्रशांत किशोर जो राजनीतिक रणनीतिकार कहे जाते हैं, अब उन्होंने जैसे ही अपनी पार्टी बनाने की घोषणा की, इसे लेकर के अब विभिन्न राजनीतिक दलों में खलबली मच गई है। सबसे ज़्यादा कांग्रेस में कई असंतुष्ट नेता हैं जो प्रशांत किशोर के संपर्क में हैं। और ऐसे में दरभंगा के डॉक्टर मदन मोहन झा, जो पिछले कुछ दिनों वो इस्तीफा दे चुके हैं अध्यक्ष पद पर, उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि डॉक्टर मदन मोहन झा की बात प्रशांत किशोर से भी चल रही है।
तो ऐसे कई असंतुष्ट कांग्रेसी नेता हैं जो प्रशांत किशोर के संपर्क में आ सकते हैं। तो हम बता दें, एनडीए को सरकार को गिराने के लिए सभी तरह से रणनीति तैयार की जा रही है। ऐसे में प्रशांत किशोर की बिहार में एंट्री और लगातार यहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात नहीं हो पाई है। फिर भी जो सवाल उठ रहे हैं वो ये है कि लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान के राजेश भट्ट जो प्रवक्ता, उन्होंने साफ कहा है कि अब कुछ ही दिन की मेहमान है ये एनडीए सरकार। उन्होंने ये भी कहा कि चिराग पासवान के नेतृत्व में सरकार बनेगी। शराब के कारण जहां भी मौतें होती हैं, कोई घटना घटती है, वहां निश्चित तौर पर कुशल क्षेम पूछने जाते हैं, उनके आंसू पोंछते हैं। तो विपक्ष की भूमिका में भी लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जिस तरह से जन समस्याओं को लेकर मुखर हैं और उठा रहे हैं, आने वाला दिन चिरागमय होगा, ये मैं आपको पूरी तरह से कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भट्ट जी। तो हमारे साथ में लोजपा रामविलास के प्रवक्ता राजेश भट्ट जी ने दो टुक बातें कही है और उन्होंने कहा है कि वहां पहुंचना भी है, उन्होंने कहा कि बिहार में विधि व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल लचर है और चिराग पासवान ही मुख्य विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। जहां जहां घटना दुर्घटनाएं होती है वहां आंसू पोंछने का काम कर रहे हैं। देखते रहिए आई न्यूज मिर्जा के साथ राजेश भट्ट जी हैं। जी राजेश भट्ट साहब, बिहार में विधि व्यवस्था की स्थिति काफी लचर दिख रही है। रोज कुछ न कुछ आपराधिक घटनाएं, लूट की घटनाएं घटी, क्या मानना है आपकी पार्टी का? देखिए, सरकार जिस तरह से मुगालते में जी रही है और खेल कूद में अभी चल रही है, अभी सरकार बचार लाचार दिख रही है। तो आप क्या मानते, आपकी पार्टी का आगे की रणनीति क्या है? कुछ नहीं, अब देखिए, अब त्राहिमाम की स्थिति से पूरे 12 करोड़ बिहार की आवाम गुजर रही है। अब विकल्प तैयार है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी जिस तरह से मुखर हैं जन समस्याओं को लेकर, आप देख रहे होंगे कहीं भी तो दूसरी तरफ हम बता दें कि यहाँ पर राजन तिवारी जो पूर्व विधायक हैं, उन्होंने कल परशुराम दिवस के मौके पर ब्राह्मण भूमियार एकता पर बल डालते हुए कहा कि संख्या बल के आधार पर सरकार को अब राजनीति में सहभागिता देना ही पड़ेगा। इसे लेकर के दबाव डाला जाएगा। यानी कि परशुराम दिवस पर जो ब्राह्मण भूमियार संगठन है, उन्होंने एनडीए पर भी दबाव डाला। मैं निर्दलीय लड़ा था लोकसभा का, मैं चुनाव लड़ा और चुनाव हार गया। वहां से हमारे स्वर्गीय रघुनाथ झा जी चुनाव जीते, मंत्री बने, मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे हारने का गम नहीं था, लेकिन हराने का खुशी जरूर था, क्योंकि मैंने ऐसे व्यक्ति को हराया जो कहा था कि ब्राह्मण मुक्त चंपारण करूंगा। वो तो ब्राह्मण मुक्त नहीं कर पाए, लेकिन इस विधानसभा के चुनाव में 2020 के विधानसभा चुनाव में उनके लड़के संजय जायसवाल जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, पश्चिमी चंपारण को ब्राह्मण मुक्त कर दिया। एक टिकट उन्होंने नहीं दिया। मैंने एक मुलाकात में मैंने पूछा संजय जायसवाल जी से कि आपने एक ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया और ब्राह्मणों के वोट पे आप चुनाव जीतते हो, 2.5 लाख ब्राह्मण है आपके संसदीय क्षेत्र में। तो कहा ब्राह्मण उस लायक कोई था ही नहीं जो चुनाव लड़ सके। बताइए, उनका वक्तव्य है। तो हम लोग एक वोट बैंक बन के रह गए हैं। अब एक चीज निर्णय ले लीजिए कि हम लोग उस दल में रहेंगे, उस दल के साथ रहेंगे जो हमको सम्मान देगा और हमको ज्यादा अधिकार देगा। ये ब्राह्मण को जो सम्मान देगा, जो पार्टी सम्मान देगी, ब्राह्मण उसके साथ, यही बात है। आगे क्या क्या योजना है आपका? पूरे बिहार में घूमेंगे? नहीं, पूरे बिहार में तो हम लोग एकत्रित हो ही रहे हैं। ब्राह्मणों में जागृति आ रही है। पूरे बिहार में हम लोग एकत्रित हो रहे हैं और पूरे बिहार में अलग जगह करके हम लोग अपना हक मांगेंगे। 1 करोड़ से ऊपर हमारी आबादी है, उसी के अनुसार हमारे विधानसभा सीट में जहां हमारी लीडिंग है, लोकसभा में जहां लीडिंग है, वहां से टिकट का मांग करेंगे। जो पार्टी सम्मान देगी उसके साथ रहेंगे। हम लोग बधुआ मजदूर बन के नहीं रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अभी पूर्व विधायक राजन तिवारी जी हैं और आज परशुराम जयंती पर आकर्षण का केंद्र बने हैं। विद्यापति भवन में युवाओं की भीड़ उनके साथ चल रही है और उनकी प्रबल इच्छा है कि वो पूरे भारत में ब्राह्मणों की एकता की जाए और उसकी उचित राजनीतिक भागीदारी उन्हें मिलनी चाहिए और कहा जाता है भीख नहीं अधिकार चाहिए। कि ब्राह्मण भूमियार संगठन अब राजनीतिक रूप से दबाव डाल करके चाहती है कि सभी राजनीतिक दल इस तरह भूमियार और ब्राह्मण संगठन को आगे बढ़ाएं और परशुराम दिवस के जो जयंती थी उस पर विशेष इस बात को लेकर के नेताओं ने सरकार के साथ अन्य राजनीतिक दलों पर दबाव डाला है।